अरे वो बस क्वेश्चन करते करते। चाय लेकर। मम्मा आप रहने दो। बेटा रात भर सवालों से कुश्ती लड़ेगा और माँ को नींद आ जाएगी। एग्जाम भले ही तुम्हारी हो, इम्तिहान तो माँ का भी होता है। टेक्स्ट बुक है हर उस एग्जाम में अपना साथी। 299 पर ईयर में टेक्स्ट बुक पास के साथ तैयारी करो 200 से ज्यादा एग्जाम्स की और पाओ एक्सेस 12,000 मॉक टेस्ट की। लॉग ऑन टू टेक्स्टबुक.com या फिर ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ हैं डीएसपी सोनू परमार मैडम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैडम इतने बड़े पद पे हैं, तो बिल्कुल मैंने मैडम से समय निकाला कि मैडम प्लीज़ अपना इंटरव्यू दीजिए, किस टाइप से आपने तैयारी करी। क्योंकि आपके लिए तो ठीक है, मेरे लिए भी मैडम एक आदर्श ही है कि अपने को ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को 3 स्टार अपने कंधे पे चाहिए पर नसीब और मेहनत तो करने वालों को ही मिलते हैं। तो मैडम, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सोनू परमार है और मैं शाहजहाँपुर ज़िले के शुजालपुर तहसील की रहने वाली हूँ। मेरी एजुकेशन शुजालपुर से ही हुई है, ग्रेजुएशन भी शुजालपुर से ही हुई है। ग्रेजुएशन मैंने शादी के बाद की है, प्राइवेट बीएससी किया है और उसके बाद में मैंने तैयारी की पीएससी की, तो मैं इंदौर चली गई थी। मतलब मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता कोचिंग वगैरह का, उस पर्पज़ से। बाकी मेरी पूरी स्टडी शुजालपुर से ही हुई है। ठीक है, 2016 से मैं डीएसपी हूँ, 2016 पीएससी से। तो मैडम, शादी के बाद में जैसे ग्रेजुएशन हुआ मैडम, तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरी एक्चुअली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसी महिला अभ्यर्थी हैं जो बोलती हैं कि सर हमें तैयारी में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो मैडम, उनके लिए तो वास्तव में आप आदर्श हैं, सबके लिए हैं, पर उनके लिए तो खास है मैडम। हाँ। तो मैडम, समय आपने उस स्थिति में कैसे निकाला मैडम? हाँ, एक्चुअल में मेरे इन लॉज जो थे वो बहुत ही ओपन माइंडेड, मतलब मेरी स्टडी को लेकर के किसी भी तरह का कोई प्रिजुडिस नहीं था उनके मन में। वो हमेशा से चाहते थे कि मैं तैयारी करूं और सिलेक्शन हो मेरा अच्छे गवर्नमेंट जॉब में। तो हमेशा से उनका सपोर्ट रहा इस चीज़ को लेकर के कि आप मतलब मुझे ऐसा कोई ख़ास ऐसा स्ट्रगल नहीं रहा कि घर वालों से लड़ाई झगड़ा है या। और टाइम का तो ऐसा है कि जब आपको कोई काम करना है तो आप जब उसको मन में ध्यान कर लेते हैं कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो आप कैसे भी उसके लिए टाइम निकालते हैं। फैमिली सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है हाँ मैडम। हाँ, फैमिली सपोर्ट तो रहा ही, लेकिन अगर जैसे आपको समय का की समस्या है कि समय नहीं मिल रहा है, समय नहीं दे पाते हैं, घर का काम है, तो आप थोड़ा सा घर वालों से बात कर लीजिए कि भाई मुझे 1 साल 2 साल 4 साल, उसके बाद मैं हमेशा तो इसको करूँगी नहीं। अगर मेरा कहीं मतलब लकीली अगर कहीं हो जाता है मेरी तैयारी से, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और इतना समय तो दे सकते हैं, इतना इशू नहीं रहता। मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं, सिंसियर हो, अगर आप उनको थोड़ा भी रिजल्ट निकल के आता है तो घर वाले सपोर्ट करते हैं। तो मैडम, आपका कॉम्पिटिटिव कोचिंग का एक्सपीरियंस कैसा था? आपने कैसे तैयारी करी, तो कहाँ करी कोचिंग? मैंने एक्चुअल में मैं इंदौर गई थी मेरे फादर के साथ में, मेरी छोटी बहन और हम दोनों को तैयारी करनी थी, तो हम दोनों साथ में गए और इंदौर की एक बहुत रेप्यूटेड कोचिंग में हम लोग गए बात करने के लिए। तो वहाँ जो भी मतलब जो मेन जो बात करते हैं रिसेप्शन पे जो भी थे, या जो हम लोगों को शुरू में हैंडल करते हैं, काउंसलिंग वगैरह जो भी रहती है उनकी, तो वो मुझसे बात कर रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे एग्ज़ाम कब है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गई थी क्योंकि मैं तैयारी के लिए एक्चुअल में गई ही थी और उस समय एग्ज़ाम डेट बढ़ गई थी। 2013 वाला जो पीएससी का एग्ज़ाम था प्रीलिम्स, वो अप्रैल में होने वाला था और वो पोस्टपोन्ड हो गया था, जून में हो गया था, और मुझे वो एक्यूरेट डेट नहीं पता थी। एंड वो उस पे से मुझे मेरा उन्होंने मजाक उड़ाया कि अरे तुम्हें तो अभी तो डेट ही नहीं पता है। और एक्चुअल में उन्होंने थोड़ा सा पॉज कर लिया। हाँ हाँ, फिर उन्होंने मुझसे यही कहा कि आपको तो डेट ही नहीं पता है, आपकी क्या तैयारी है प्रीलिम्स की, और ऐसे करके उन्होंने थोड़ा सा मेरा मजाक भी उड़ाया। और जब उन्होंने मुझे कोचिंग की जो फीस बताई उनकी, तो बहुत ज़्यादा थी। मतलब ऐसा नहीं था कि अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन एक समझ में आता है कि भाई मतलब ऐसा आप क्या कर देंगे कि इतनी ज़्यादा आपकी जो है कोचिंग की इतनी फीस, मतलब एक आपको लॉजिकल लगता है ना कि अरे ये तो बहुत ही अधिक है। तो उस वजह से मैंने अपने फादर से कहा कि नहीं मुझे नहीं करना यहाँ कोचिंग, इतनी फीस दे करके इससे अच्छा तो मैं सेल्फ स्टडी कर लूँगी। मैं वापस आ गई थी और इसके बाद ये हुआ कि मेरे फादर आए अकेले और उन्होंने जो वेदांत एकेडमी है वहाँ जा कर के खुद से जो है क्लास अटेंड की उन्होंने। और वहाँ उनको मतलब बहुत अच्छा लगा तरीका उनका पढ़ाने का भी, और उनको लगा कि भीड़ भाड़ भी नहीं है, मतलब बच्चे भी लिमिटेड थे उस समय पे। और सर की जो तरीका था पढ़ाने का, मतलब जिस तरह से पढ़ाते थे समझाते थे, तो मेरे फादर को अच्छा लगा कि भाई ठीक है। उस हिसाब से फिर हम लोग बाद में आकर के हम लोगों ने कोचिंग की थी और 3-4 महीने मैंने प्रीलिम्स के लिए किया था। उस समय मेरा 13 का प्रीलिम्स भी निकला और मैंने सर से ही जो है मेंस के ऑप्शनल पढ़े थे, मेरा मेंस भी निकला।
और उसके बाद इंटरव्यू दिया था मैंने 13 का। उसके बाद में थोड़ी परिस्थितियाँ ऐसी हुई, मतलब मेरा बेबी होने वाला था, तो इस वजह से मैं क्लासेस नहीं कर पाई। उसके बाद की स्टडी मेरी सेल्फ स्टडी रही। तो जो 13 वाले उसमें प्रीलिम्स की जो तैयारी थी मेरी, मतलब मैंने जो लिमिटेड चीज़ें थी, लिमिटेड जो सर के नोट्स वगैरह थे, आप जिस भी जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हैं, आपके सोर्सेज को लिमिटेड रखिए, लिमिटेड बुक्स और ये सारी चीज़ें। हाँ, करंट अफेयर्स में और कुछ कुछ चीज़ें जो हमें नई नई मिलती रहती है, कुछ ऐड होती रहती है, उनको हम अपडेट करते रहें, पर अपने सोर्सेज जो है लिमिटेड रखें। 10 बुक्स पढ़ने के बजाय एक बुक को 10 बार पढ़िए। मैंने सर के जो नोट्स थे उस समय में मुझे लगा कि अभी मेरे पास 3-4 महीने हैं, मैं आई थी तैयारी के लिए, तो मुझे मेरा फोकस ये था कि कैसे भी प्रीलिम्स निकले तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है बढ़ जाता है, एक बार हम प्रीलिम्स निकाल लेते हैं तो उस हिसाब से। तो मैंने सर के जो नोट्स थे उनको कम से कम 7 से 8 बार रिवीजन किया उनका। और मेरा एक ये था कि मुझे लगता था कि जैसी एग्ज़ाम होती है उसके हिसाब से हमारी तैयारी होनी चाहिए। अगर एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है तो हमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न में मतलब बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैंने उस समय कम से कम 30 से 35 हज़ार क्वेश्चन प्रीलिम्स के सॉल्व कर लिए थे उस समय में। मतलब मेरा दिन भर यही रहता था, रिविज़न और क्लास में पढ़ के आए उसका रिविज़न करना, फिर वही ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव जो है ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना। तो मेरा उसमें उस समय मेरे बहुत अच्छे मार्क्स प्रीलिम्स थे और उसके बाद से मेरा MPPSC का प्रीलिम्स कभी नहीं रुका। मतलब मैं बिना तैयारी के अगर एग्ज़ाम देने जाती हूँ तो भी मैं उतने कॉन्फिडेंस से देती हूँ और मेरा सिलेक्शन होता भी है प्रीलिम्स में। तो ये मतलब एक पॉइंट ये कि हम जिसकी भी तैयारी करें वो इतनी अच्छी तैयारी हमारी तरफ से हो कि हमें एग्ज़ाम में जाके हम ऐसा नहीं हो कि अरे यार क्या पता क्या होगा। मतलब एग्ज़ाम देने के पहले अगर हम ऐसे सोच लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारे जो चांसेस होते हैं सिलेक्शन के वो कम हो जाते हैं। तो पहले अपना कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट करने के लिए अपनी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वास्तव में आपने इतनी बड़ी-बड़ी बातें बताई कि सीरियसली कह रही हूँ, मतलब मेरा यही था। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ऑब्जेक्टिव है तो फिर अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव सॉल्व होने चाहिए। कई बार क्या होता है हम कितना भी पढ़ते हैं थ्योरी कई बार हमारे दिमाग में मतलब कहीं और दिमाग रहता है, हम पढ़ नहीं पाते हैं उसको, वो फैक्ट छूट जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाती हैं, वो हमारी ऑब्जेक्टिव से कवर हो जाती है। कई कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते करते हमको लगता है कि यार ये गलत हो गया, क्यों हो गया, मैंने तो ये पढ़ा था, फिर हम उसको फिर से पढ़ते हैं। तो जो बैक स्टडी होती है वो भी बहुत फ़ायदा देती है ऐसे में। हाँ, रिवीजन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिवीजन के बिना मतलब आपने कुछ भी पढ़ लिया कोई मतलब नहीं है। जैसे वो गाय भैंस नहीं घास खा लेते हैं, फिर वो जुगाली करते हैं ना, तो वो जुगाली रिवीजन है, तभी वो फ़ायदा करेगी, नहीं कोई सेंस नहीं है उसका करने का। फिर तो भले ही आपने 1000 किताबें पढ़ ली हो तो भी कोई सेंस नहीं है। मतलब लिमिटेड चीज़ें पढ़ो, उसका बार बार रिवीजन करो। जो जिस पैटर्न में मेंस है, मेंस रिटर्न होता है, मेंस में 2-3 चीज़ें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट, एक आपकी राइटिंग स्पीड, और तीसरा आपने जो पढ़ा है उसको आप कितना याद रख पाते हो और उसके बाद में कितना अच्छे से उसका वहाँ एक्सप्रेस कर पाते हो। तो इन तीनों के लिए एक ही तरीका है, आंसर राइटिंग करना। मतलब आंसर राइटिंग ये नहीं कह रही हूँ जैसे वो एक दो वीडियो डले हुए हैं, कोई कहता है पहले ही दिन से आंसर राइटिंग करो, या मतलब जब हमें कंफर्टेबल लगे कि हाँ मुझे लगभग इस सब्जेक्ट के बारे में या इस टॉपिक को, या जैसे कोई भी एक सब्जेक्ट है तो हम उसको ऐसा नहीं कह सकते कि ये अपने आप में कंप्लीट है। हिस्ट्री है तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटी, एनवायरनमेंट, एथिक्स, ज्योग्राफी सभी से कहीं ना कहीं थोड़ा कम ज़्यादा सभी में मतलब रिलेटेड रहते हैं। और जैसे हम ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी साइंस से और अपना एनवायरनमेंट से रिलेटेड रहती है। तो ऐसा है कि एक बार आप 6 महीने अपना समय देकर के अच्छे से, जब आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा है, आपने कभी इन चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं पढ़ा, बस इतना पता है कि हाँ अकबर था और ये था, हिस्ट्री में महात्मा गांधी थे, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, लेकिन आपको एक्चुअल में चीज़ें नहीं पता है, तो आप एक मतलब स्ट्रेटजी बनाइए कि मैं इतने समय में ये सब्जेक्ट पढ़ लूँगा, इतने समय में इसको पढ़ लूँगा। एक बार आप ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं, उसके बाद में फिर आप क्वेश्चंस को लीजिए और फिर अपने टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए, टॉपिक वाइज उसके आंसर्स लिखिए। तो उससे आपको मतलब एक ओवरऑल आपका व्यू रहता है उस सब्जेक्ट में या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी, आंसर में भी आपको हर एक चीज़ आपके दिमाग में रहती है कि मुझे किस तरह से इसको लिखना है। मैडम आपने मेंस के लिए बुक्स कौन-कौन सी प्रेफर की थी? मैंने मेंस के लिए जैसे आपका तो मैडम सब्जेक्टिव था ना? नहीं मेरा उसमें नहीं हुआ था, फिर 14 से तो जीएस हो गया था पूरा, 14, 15, 16 सभी में जीएस में ही दिया मैंने। तो जनरल स्टडीज़ के लिए मैंने जैसे हिस्ट्री था तो हिस्ट्री मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी।
एक बार मैंने पढ़ी थी, बाकी पाठक सर के नोट्स तो पढ़े ही थे, एनसीईआरटी, हाँ वेदांत के, और एक दृष्टि आईएएस जो दिल्ली की जो कोचिंग है उनके भी बहुत अच्छे नोट्स हैं। हिस्ट्री के यस, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बहुत अच्छे हैं उनके, तो वो भी मैंने प्रेफर किए थे। मतलब मैंने जब जीएस बेस्ड हो गया था पूरा, सर से मैंने तब पढ़ा था जब ऑप्शनल हुआ करते थे, फिर जीएस बेस्ड हो गया था तो फिर मैंने हिस्ट्री के और सारे सब्जेक्ट के जो मैंने नोट्स दृष्टि के जो है मंगवाए थे और उनसे मैंने स्टडी की थी। तो उसमें और अच्छा आपको जो है मतलब आपके व्यूज़ ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, ज़्यादा आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से डीप में मतलब आपको पढ़ने को उसमें मिलता है। एक चीज स्टूडेंट्स को बोल दूं, मैडम ने जो दृष्टि आईएएस के जो नोट्स बोले हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डले हुए हैं, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस उनको आप प्रिंट निकाल लीजिएगा। करीब 150 पेजेस की वो पीडीएफ है, बहुत सारी है। अच्छा अच्छा, तो बच्चे क्या उधर ढूंढेंगे आपने? हाँ नहीं वो बहुत अच्छे हैं। मतलब वो एक्चुअल में दृष्टि आईएएस जो दिल्ली में है, मैंने वहाँ से हिंदी लिटरेचर के लिए ऑप्शनल भी पढ़ा था। वो बहुत मतलब एक कहते हैं ना कि मतलब बहुत डीप में बहुत रिसर्च के बाद में वो चीज़ों को लाते हैं कि भाई दिया तो बहुत सारा है, फैक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसका कितना पोर्शन कैसे उसको पूछा जा सकता है। तो उस तरह से उनकी एक टीम रहती है जो डेवलप करती है पूरा मटेरियल। तो वो मतलब बहुत अच्छे नोट्स हैं, मैंने तो उनसे उनको प्रेफर किया। एक्चुअल में क्या है, आपके पास जब समय नहीं होता ना, मेरी हर बार एग्जाम ऐसे ही रही, 13 वाला प्रीलिम्स दिया और मेंस दिया, उस समय भी एकदम जल्दी वाला। 14 में भी ऐसे ही हुआ, 15 के टाइम पे बच्चा मेरा छोटा था, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था, मैं मेंस के टाइम पे 1-2 महीने पढ़ पाती थी। 16 में भी ऐसे ही हुआ कि मेरे पास में सिर्फ 2-2.5 महीने थे, तभी मैं मतलब अच्छे से पढ़ पाई थी। तो ये मेरे साथ में रहा, तो मैं फिर इसलिए वो नोट्स मैंने जो है, क्योंकि आप एक बुक पढ़ेंगे, 2 बुक पढ़ेंगे, 3-4 बुक्स पढ़ेंगे और वो मुश्किल हो जाता है, फिर समय इतना मिलता नहीं है। आपने मैडम स्मार्ट स्टडी की होगी मैडम? हाँ मैं मतलब हाँ ऐसा था मेरा, मुझे ऐसा लगता था कि अरे इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको यहाँ से कर लेते हैं। कुछ चीज़ें विकिपीडिया से और कुछ चीज़ें जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बस वीडियोस देख के चले निकाल देते हैं। मैं क्या करती थी कि मेरा मतलब मैं नोट कर लेती थी, उसमें कोई भी चीज़ मुझे लगती थी कि जैसे कोई भी स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो उसमें मेरे पास 4-5 लाइन हो कम से कम, तो कभी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो मैं कुछ तो लिख पाऊँ एग्ज़ाम में। उस तरह से मेरा मतलब रहता था पढ़ने का। हर तरफ का मैम कहीं ना कहीं दिमाग अपना खुला ही रखा हुआ है। हाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दिमाग खुला रखो। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो वो कहीं ना कहीं काम आता ही है। न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो उसमें कहीं ना कहीं कोई भी घटना आती है, कोई दुर्घटना आती है, कोई भी बात होती है, वो अपने आप में केस स्टडी का एक विषय है। आप जब एथिक्स में केस स्टडी लिखते हैं तो जब आप बहुत सारी चीज़ों को जब आप पढ़ते हैं, जब शांति काल होता है, क्रांति काल एग्ज़ाम में होता है, शांति काल ये होता है, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम सोचते हैं अरे यार मैं अगर यहाँ डीएम होता, या मैं एसडीएम होता, या मैं यहाँ पर डीएसपी होता, या जो भी मैं तो मैं वहाँ पर ये चीज़ें करता। तो जब आप शांति काल में वो चीज़ें सोचते हो, आपके दिमाग में आती है, वो आपको उसी समय आ सकती है। पर एक बार अगर आपके दिमाग में वो थॉट प्रोसेस हो गई, जब आप फिर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो अपने आप वो पॉइंट आपके आएंगे, आप अपने आप लिखने लगेंगे उसको। और मतलब ऐसा सोचना चाहिए, जैसे हम लोगों को पाठक सर बोलते थे कि तुम लोग जो है सोचा करो, मतलब ऐसा जब सोते हो तो कि मैं बस अब बनने ही वाला हूँ, मतलब उसको फील करना चाहिए आपको उस चीज़ को। जब आप उस चीज़ को जीने लगते हो ना, अपने आप में सोचने लगते हो, तो फिर वो हर तरफ से वो एनर्जी आपकी वही लगती है, उसी चीज़ में आपके जो है एनर्जी पूरी चली जाती है, पॉजिटिविटी भी आती है। आप उस चीज़ को लेकर के कि नहीं यार, आपको फिर सब चीज़ें जो छोटी मोटी जो परेशानियाँ होती हैं, मुसीबतें होती हैं, वो आपको फिर लगता है कि यार ठीक है, ये तो सब पार्ट है लाइफ के, और मेन तो मेरा जो उद्देश्य है ये है। मैडम आपने एक ही सवाल में सारे ही सवालों के जवाब दे दिए वास्तव में। तो मैडम आपको सबसे टफेस्ट टॉपिक कौन सा था मैडम, उसको कैसे कवर किया आपने? हाँ मेरा टफेस्ट टॉपिक एक्चुअल में ये हुआ था, जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी वेदांत एकेडमी, तो मैं पॉलिटी नहीं पढ़ पाई थी, मेरा पॉलिटी वाला पार्ट छूट गया था, और मैंने पॉलिटी अपने से ही पढ़ी बाद में भी, मतलब हर बार यही रहा क्योंकि मैं बाद में क्लासेस भी नहीं कर पाई, तो मैं फिर पॉलिटी अपने से ही पढ़ी मैंने उसको। और फिर वही तरीका है कि आप रिवीजन करो बार बार, आपको एक बार में आप समझ में आएगा थोड़ा बहुत, फिर नेक्स्ट टाइम में आपको और डीप में समझ में आएगा, फिर और अच्छे से जब आप पूरी पॉलिटी पढ़ के निकल जाओगे तब आपको लगेगा कि भाई कहाँ से कौन सी चीज़ रिलेटेड है। तो फिर वो रिवीजन करते तो अपने आप हाँ मतलब मेरा ऐसा रहा कि मैंने जब पढ़ी थी शुरुआत में, मतलब मैंने कोचिंग पे नहीं पढ़ पाई, और पॉलिटी अपने आप में, हिस्ट्री बच्चा पढ़ लेता है, ज्योग्राफी पढ़ लेता है, पर पॉलिटी पढ़ने में मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि भाई कोई पढ़ा दे हमें इसको, ये तो क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं ये।
उस हाँ थोड़ा सा हाँ तो और है ना, वैसे आर्टिकल्स याद करने में ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। आर्टिकल्स तो ऐसे याद करो जब भी बाद में याद करना है तो, कि भाई प्रधानमंत्री की ये पद के बारे में कहाँ लिखा है, मंत्रिपरिषद के बारे में कौन से आर्टिकल में, ये बाद में करो। जब एक बार उसको समझो कि क्या स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में कैसे पूरा सिस्टम काम करता है। जब आप एक बार पूरी पॉलिटी पढ़ लेंगे तो आपको अपने आप में दिमाग में एक आने लगेगा कि भाई ऐसे 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 हमारा सिस्टम काम करता है। एक प्रशासनिक अमला है, पूरा सरकार है, सरकार किससे मिलकर बनी है, पूरी गवर्नमेंट में कैसे कैसे काम होते हैं। एक स्थाई वाला पार्ट है, एक हर बार चुन करके जो जनप्रतिनिधि जाते हैं वो रहते हैं, ये लोग जो है कानून बनाते हैं, और जो दूसरा पार्ट है वो उसको जो है कानून को और जो भी योजनाएं हैं सारी, उस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, योजनाओं को लागू करने के लिए पूरा एक सिस्टम काम करता है। तो उसको अपने आप में आपको फिर एक कि भाई जुडिशरी कहाँ है, तो कि जुडिशरी हमारा बिल्कुल अलग है पूरे इस सिस्टम से, जुडिशरी को अलग रखा गया है, जुडिशरी का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। तो जुडिशरी अलग है क्यों है, फिर आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आने लगेगी कि भाई जुडिशरी को क्यों अलग रखा गया है, कैसे जुडिशरी जो है संसद के या जो विधानसभाओं द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसको कैसे वो मना कर सकती हैं। आपका वहाँ दिमाग जाएगा, क्या इसके लिए कोई प्रोविजंस हैं, क्या इसके लिए पहले कोई विवाद हुए हैं, केशवानंद भारतीवाद क्या है, मतलब आपको अपने आप चीज़ें समझ में आने लगती है। आप अपने आप एक पूरा अपने दिमाग में खाका बन जाता है। फिर आपके सोचने का तरीका भी वैसे ही, आप फिर कोई चीज़ आपके सामने आती है तो फिर आपके दिमाग में सारी सब चीज़ें आती हैं। तो वो ऐसा तरीका, हाँ ऐसा तरीका, मतलब एक प्रोसेस है। कम से कम 6-8 महीने तो आपको देने पड़ेंगे। अगर आपने कभी कोई चीज़ नहीं पढ़ी है तो आपको 6-8 महीने देने चाहिए एक अच्छी स्टडी के लिए, कि आप 8 घंटे 9 घंटे रोज़ निकाल करके और कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ेंगे, और उसके बाद में और उसका बराबर रिवीजन भी लगाते रहें, रिवीजन करते रहें हर 8 दिन में 15 दिन में जब मौका मिले। अच्छा मैंने ये पढ़ा था, ये देखा था, डिस्कस करें अपने दोस्तों से, जो पॉजिटिव मतलब उससे एक वो बना रहता है कि ठीक है। और इन सब के साथ में करंट अफेयर्स के लिए आप मैगज़ीन वगैरह पढ़ते हैं ना, तो करंट अफेयर्स से क्या होता है, आपको जब आप पढ़ते हैं तो आप उस करंट के जो मुद्दे हैं, जो आप बिना कभी जीएस का जो स्टैटिक पार्ट है उसको पढ़े बिना आप जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो हम एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं, वो हमें बहुत बोरिंग लगते हैं। लेकिन जब आप एक बार करंट अफेयर मतलब जीएस का स्टैटिक पार्ट पढ़ लेते हो, तब आपको करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है वो बोरिंग नहीं लगता, वो आपको बहुत इजी लगता है। इवन मतलब जैसे मुझे फिर ऐसा लगता है कि जैसे मैं पढ़ती थी तो मुझे करंट अफेयर्स वाला ज़्यादा मतलब इजी लगता है, इंटरेस्टिंग भी लगता है, क्योंकि वो स्टैटिक तो वही पुराना बोरिंग रहता है, और वो करंट अफेयर्स तो आप उसको फिर अप्लाई करने का मतलब, क्योंकि अभी एमपीपीएससी में ये स्थिति है कि एमपीपीएससी के एग्ज़ाम यूपीएससी के जो बच्चे हैं वो लोग भी देते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ ऑप्शनल है, बाकी का तो पूरा यहाँ पर मैच होता ही है, थोड़ा बहुत 19-20 रहता है तो वो लोग कर लेते हैं अपनी तैयारी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की रखिए। हाँ बहुत कंपटीशन है। और कोरोना में तो सबको समझ में आ गई कि गवर्नमेंट जॉब क्या होती है। यस। तो मैडम आपका इंटरव्यू का अनुभव कैसा था मैडम? हाँ इंटरव्यू मेरे पीएससी में मैंने कितने 4-5 इंटरव्यू दिए हैं, मतलब 13 का दिया, हाँ सबका एक देन 13 का दिया, 14 का दिया, 15 का दिया, और एक फॉरेस्ट का दिया। इसके पहले मैं एसीएफ थी, यस। और एक ये वाला, ये 5 इंटरव्यू मैंने दिए। और मेरा अनुभव ये रहा कि आप नॉर्मल रहिए। कई मतलब क्या होता है कि जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ जगह जा कर के अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत डाउन कर लिया था। मतलब मैं ऐसे पर्टिकुलर नाम नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन इंदौर में ही जो MGICS में चेतन मीना सर है, चेतन मीना सर की एक कोचिंग है शायद, उनसे मेरी बात हुई थी और मैंने उनसे मतलब उनके सामने 1-2 मॉक दिए थे 13 वाले में। मैंने तभी प्रिपरेशन की थी इंटरव्यू की, उसके बाद में मुझे इतना समय भी नहीं मिला, क्योंकि मेरा 16 वाले में जिसमें हुआ उसमें भी मेरा फॉरेस्ट में मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था, तो मुझे मॉक के लिए टाइम नहीं मिला। मैं सीधे वहाँ से 1 दिन के लिए आई, देवास मेरी पोस्टिंग थी, इंदौर गई, इंटरव्यू देके और आ गई थी। तो चेतन मीना सर के पास जब मैं गई तो उन्होंने मेरा मतलब एक जो कहते हैं ना कि उन्होंने कहा कि तुम ठीक है, तुम जो तुम्हें प्रश्न पूछा जाता है तुम थोड़ा सोचती हो फिर जवाब देती हो। मतलब उनने ऐसा नहीं कि सिर्फ कमियां ढूंढने के लिए कमियां बताई, उनने मेरी जो स्ट्रेंथ थी उसको भी उन्होंने बताया। तो आप ऐसे लोगों से मिलिए जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको बताएं कि भाई आपकी ये स्ट्रेंथ है, आप किसी भी चीज़ को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। मतलब कुछ लोग जो है कुछ लोगों की लैंग्वेज जो है कहीं ना कहीं जैसे हम क्षेत्रीय जो टच रहता है
उस वजह से प्रभावित होती है। तो उसको बार बार आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग में जा रहे हैं, वो पर्टिकुलर वहाँ पर जो एरिया के लोग हैं वो आपको उसके लिए कहीं कह रहे हैं आपकी लैंग्वेज ऐसी नहीं है, आप ये सुधारिए, तो आप ऑल टाइम उसी के बारे में सोचते रहेंगे। उस चीज़ से भी बचिए, आप जैसे हैं वैसे अपने आप को वहाँ रखिए। बहुत ज़्यादा आइडियल आंसर देने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा चीप आंसर्स भी मत दीजिए, लेकिन एक मिडिल पाथ जो होता है जो उसको हमेशा चूज़ कीजिए कि मतलब मैं अगर वहाँ होंगी तो मैं इस तरह से इस चीज़ को मैनेज करूँगी। और इंटरव्यू में 2-3 तरह के क्वेश्चन रहते हैं। ज़्यादातर बच्चे ऐसे रहते हैं कि कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया और सॉरी सॉरी सॉरी, तो ऐसे करने की बजाय थोड़ा सा समय लीजिए। अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन है और आप उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, आपको थोड़ा सा अनुमान लगा रहे हैं या आप गैस करना चाह रहे हैं कि सर मैं गैस कर सकती हूँ या गैस कर सकता हूँ, तो आप वो कीजिए। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो कि सर सॉरी सर मैंने इसके बारे में कभी कहीं पढ़ा भी नहीं और मुझे रिकॉल भी नहीं हो रहा है, तो उस तरह से कह सकते हैं। जो क्वेश्चन अप्लाइड टाइप के हों, जैसे कुछ आपको कोई सिचुएशन दे दी और आप क्या करेंगे ऐसे किसी क्वेश्चन में, तो आपको ऐसा नहीं बोलना सॉरी सर मैं कुछ नहीं, मतलब वो तो ये हुआ आपको अगर मान लो आप कहीं पर SDM है और कहीं बलवा हो गया या जो कहते हैं ना हम लोग दंगा हो गया, तो दंगे में मान लो आप SDM है और आप कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि आप क्या करेंगे, तो वहाँ आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करेंगे। तो वहाँ अपना इस तरह के क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चंस का अगर आप आंसर सॉरी देते हैं या मुझे नहीं पता, तो ये बहुत निगेटिव इम्पैक्ट जाता है। मतलब एज ए सिविल सर्वेंट आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर में भी ऐसा कहें। मतलब स्मार्ट बच्चे चाहिए, उनको स्मार्ट लोग चाहिए जो सिस्टम में आए और बहुत अच्छे से हैंडल करें चीज़ों को, क्योंकि हर बार हर सिचुएशन आपको एक कागज़ में लिख करके नहीं दी जाएगी कि इस सिचुएशन में आपको ये SOP पालन करना है। कई बार आपको अपने विवेक से निर्णय लेने होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको मतलब सोच समझ के कि सर मैं होऊंगा तो ऐसा करूंगा या ऐसे करूंगी, और अपने क्वेश्चंस को मतलब किसी भी तरह से कहते हैं ना कि बिना किसी पूर्वाग्रह के आप ये मत सोचिए आपको कभी कहीं किसी मतलब कम्युनिटी को लेकर के या किसी जेंडर को लेकर के किसी भी चीज़ को लेकर के ना तो बहुत ज़्यादा उसके पक्ष में आप महिला हैं तो ऐसा नहीं कि मैं तो बिल्कुल महिला सशक्तिकरण का झंडा लेकर ही खड़ी हूँ, ऐसा भी जवाब मत दीजिए। उसको बैलेंस्ड करके दीजिए। और ना ही आप ऐसा कि बिल्कुल आप महिलाओं के विरोधी हैं या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के या किसी रिलीजन के आप विरोधी हैं, जो भी हैं तो वो आपका पर्सनल व्यू है। आपको एक अधिकारी के तौर पर एक अनबायस्ड मतलब आपका होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो वो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपसे बस वो ही क्वालिटीज़ वो देखते हैं, बाकी तो वो ट्रेंड करते ही हैं, आप सीखते सीखते ही सीख जाते हैं। मैडम आपका मीडियम कौन सा था? मेरा हिंदी मीडियम था। मैं एक्चुअल में मैं 8th तक शुजालपुर में प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ, उसके बाद मैं गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ी हूँ, एक्सीलेंस स्कूल से। और मैंने जब एडमिशन लिया था एक्सीलेंस स्कूल में, तो वो स्कूल में शुरुआत ही थी, तो उस समय उतनी अच्छी कंडीशन भी नहीं थी। नॉर्मल जो गवर्नमेंट स्कूल्स की जो कंडीशन रहती है ना, वही आधे दिन टीचर आ रहे हैं, आधे दिन बच्चे नहीं आ रहे हैं। और एक्चुअल में जनवरी से तो स्कूल लगभग मतलब बंद से ही लगते थे कि अब स्कूल की छुट्टियां लग गई हैं, ये कंडीशंस रहती थी। तो मेरा ज़्यादातर सेल्फ स्टडी रहा है। हाँ 11th-12th में ज़रूर जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं, जो भी आपके, मेरा जैसे बायो था और प्लस मैथ्स भी था, तो मैं कोचिंग वगैरह रहती है तो उस हिसाब से इतना परेशानी नहीं हुई। लेकिन हाँ मेरी प्राइवेट स्कूल में जैसी पढ़ाई रहती है बच्चों की, उस हिसाब से पढ़ाई मेरी नहीं हुई, गवर्नमेंट स्कूल से रही। पर ये मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा, क्योंकि मेरी शुरू से फिर ऐसी आदत हो गई, मैं सेल्फ स्टडी करने में मतलब मुझे डर नहीं लगता था। ऐसा नहीं कि हमेशा कोई मुझे रास्ता बताए और मैं चलूँ। हाँ मतलब आप अपनी जो आपको लगता है ना कि अरे यार मैं तो ऐसी जगह से हूँ, अरे यार मैं तो, आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए ना। भाई आपको ये चीज़ पता है कि ग्राउंड लेवल पे क्या कंडीशंस हैं। मैं जहाँ से हूँ, जिस कम्युनिटी से, हम लोग के यहाँ शादी जल्दी हो जाती है, हमारे यहाँ घूंघट प्रथा है, हमारे बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अब मैं वहाँ से आई हूँ, तो अगर अब आज मैं जैसे यहाँ महिला प्रकोष्ठ में हूँ या मैं कल को कहीं भी किसी पद पे जाती हूँ, तो मैं महिलाओं के प्रति उस नज़रिए को, मतलब वो जो मेरे दिमाग में है, जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को मैं सोच पाऊँगी कि हाँ ये समस्याएं भी हो सकती हैं महिलाओं के साथ। तो आप उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, अपनी स्ट्रेंथ मानिए। अगर आप बहुत वीक बैकग्राउंड से हैं तो आप सोचिए आप सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं सिविल सर्विसेज के लिए। सबसे अच्छे कैंडिडेट इसलिए हैं क्योंकि आपको ग्राउंड रियलिटी पता है और आपके अंदर वो जज्बा है कि नहीं यार मैं मतलब इन लोगों के लिए मुझे काम करना है।
समझते हैं चीज़ों यस को तो अच्छे से वो बहुत अच्छी बात है। मतलब उसको आप कभी भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिनका बहुत वीक बैकग्राउंड नहीं है वो मतलब उसको नेगेटिव लें, लेकिन जिनका है वो उस चीज़ को कभी भी ऐसे उसको हीन भावना नहीं लाएं अपने अंदर, हमेशा उसको पॉजिटिव अपना मान करके और अच्छे से तैयारी करें। सही है। मैडम आपका कौन कौन सी पोस्ट में हुआ था सिलेक्शन इतने समय में? हाँ, मेरा एक तो ACF के लिए हुआ, फिर मैंने उसके बाद में 15 वाला इंटरव्यू दिया, तो मैंने उसमें सिर्फ DC और DSP 2 ही पोस्ट भरी थी। 16 में भी DC और DSP दोनों भरा था, तो फिर 16 में मेरा DSP के लिए हुआ। वो दूसरी पोस्ट नहीं भरते थे? नहीं, मैं भरती ही नहीं थी क्योंकि मेरा फॉरेस्ट में हो गया था। ACF अपने आप में मतलब SDO फॉरेस्ट अपने आप में बहुत अच्छी जॉब है आपको करने के लिए अगर मतलब चाहिए तो। ACF के बाद आपने सब हमेशा DC और DSP ही चुना मैडम? हाँ, दोनों बार, 2 बार में से एक बार में मेरा हो भी गया। 15 में मैंने दिया था, उस समय मेरे मार्क्स कम थे, फिर 16 में मेरा DSP के लिए हुआ। तो मैडम जैसे ACF तो एक महिलाओं के नाते थोड़ी सी आरामदायक पोस्ट है, तो आपने हाँ। इतनी टफ पोस्ट चुनी मैडम? मतलब ऐसा लगता था शुरू में जब मैं तैयारी करती थी। एक्चुअल में ये है कि मैंने ACF के लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं की थी, मैंने 12th के बाद में PMT की तैयारी की थी। तो उस समय मेरा जो स्टडी थी बॉटनी जूलॉजी यही सब्जेक्ट मेरे ACF में थे, तो मेरा इजीली हो गया। और MPPSC के लिए तैयारी कर रहे थे तो GS का पेपर था एक, तो आराम से वहाँ हो गया मेरा। और ये जो PSC है इसकी तो मैं तैयारी ही कर रही थी, मतलब ये सोच करके कि नहीं मुझे सिलेक्शन चाहिए PSC में, मुझे कैसे भी डिप्टी कलेक्टर या DSP के लिए फ़ाइट करना है। तो जब इधर मेरा सिलेक्शन हुआ तो लगता है ना आपको एक सपना सच हो गया, क्योंकि इस जॉब में ऐसा है ना, आपको पब्लिक टू पब्लिक मतलब आपसे पब्लिक से 1 to 1 आप कांटेक्ट करते हैं, आप पब्लिक से जो है जुड़ते हैं सीधे तौर पे, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो ये अपने आप में एक PSC और UPSC की ड्रीम जॉब वास्तव में DSP और IPS की जो पोस्ट है मैडम वही है मैडम। आपकी जो पोस्ट है ड्रीम जॉब ही है मैडम, मेरी भी और सबकी भी और काफी। हाँ, नहीं नहीं ऐसा मतलब ड्रीम जॉब तो ठीक है, लेकिन मतलब मेरा एक मैसेज एक ये भी है कि आप जहाँ हो उससे और अच्छा करने के लिए हमेशा प्रयास करो, लेकिन कभी भी उसको बहुत ज़्यादा अपने से ऐसा नहीं कि वही वो हो तो ही हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ सिलेक्टेड मतलब लिमिटेड पोस्ट रहती हैं, आप उसके अंदर नहीं आए तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उस लायक नहीं हो, मतलब बस ये हुआ कि कुछ और ज़्यादा लायक थे जो उसमें अंदर चले गए। तो इस चीज़ को हमेशा मन में रख के और अपनी तैयारी को और अच्छा कीजिए। मतलब देर सवेर होता ही है, कई बच्चे जिनका नहीं होता है कई बार तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई हमारा नहीं हुआ, क्या हम इस लायक नहीं है। बेस्ट एग्जांपल तो आपके सामने ही बैठा है, सपने मैंने दिन रात इसी के देखे थे। नहीं नहीं होगा, आप ऐसा नहीं कोई। तो मैडम जैसे ये DSP का पद है, ये महिला अभ्यर्थियों के लिए मतलब आप इसमें क्या राय, जैसे बोलते ना एक ये वर्दी जो है महिलाओं के लिए कितनी अच्छी है मैडम, आप ये बताइए। अच्छी नहीं, तो बहुत अच्छी है। और महिलाओं के लिए तो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी है कि 33% महिलाओं को पुलिस में भी मतलब रिजर्वेशन दे रहे हैं, हर एक जॉब में दे रहे हैं, लेकिन पुलिस में भी इसीलिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएँ, और जो महिलाएं जिनके साथ कोई अपराध घटित होता है, जो पीड़ित हैं, जो फरियादी आती हैं महिलाएं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होकर हमारे सामने हमारी बात को रख सके। और दूसरा हम जो पढ़ते हैं ना सिंपैथी और एम्पैथी, तो एक पुरुष अधिकारी होगा वो सिंपैथी दिखा सकता है एक महिला के साथ में, जिसके साथ कोई बलात्कार हुआ हो या कोई और दुर्घटना घटी हो, उसके साथ सिंपैथी दिखा सकता है। लेकिन एक महिला अधिकारी या महिला कर्मचारी एम्पैथी रखती है उससे, क्योंकि कहीं ना कहीं भले ही उसके साथ इतनी बुरी घटना नहीं हुई हो, लेकिन वो जो डर होता है या वो जो एक कहीं ना कहीं कोई जो उसके साथ में कोई दुर्व्यवहार हुआ होता है वो उसके अंदर रहता है, तो वो सिंपैथी और एम्पैथी वाला पॉइंट है। और महिलाएं बिल्कुल आएँ, और बहुत अच्छी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई निगेटिव वाली बात कह रही हूँ मैं। हाँ, चैलेंजेस हैं, आपको समय कम मिलता है अपनी फैमिली के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे वर्दी पहनना है, वर्दी की जॉब करनी है, तो मेंटली प्रिपेयर, यस आपको मेंटली प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा, फिजिकली मेंटली हर तरफ से आपको फिट रहना पड़ेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपना आउटपुट देंगे, तभी इस जॉब में जो है सक्सेसफुल आप तभी हैं। मतलब आप अपना मेंटल जो स्ट्रेस है वो कैसे मैनेज करते हैं, आप अपना जो है, कई बार आपको ड्यूटीज़ रहती है, नाइट गश्त है, कभी 12-12, 14-14 घंटे की ड्यूटीज़ लगती है, तो आप ऐसा नहीं सोचे कि भाई हम आ जाए तो बस फिर उसके बाद कुछ नहीं है। जितनी तैयारी के पहले काम है उतना ही बाद में भी आपको जो है मेहनत करनी पड़ती है। सही है, ये तो आप एंजॉय कर रहे हैं मतलब ऐसा लगता है। हाँ ठीक है, मतलब
ऐसा नहीं है, देखो ऐसा रहता है जो मेहनत करता है ना उसको कहीं ऐसा परेशानी नहीं होती है। हाँ थोड़ी बहुत चलती रहती है, घर में आपको समय नहीं दे पा रहे हैं या जो भी आपको लगता है, बाकी जो मेहनत करता है उसको कहीं परेशानी नहीं आती है। उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है और 1 घंटा पर ज़्यादा करेंगे और 2 घंटे ज़्यादा करेंगे तो ऐसा। पुलिस की जॉब तो मैडम शेड्यूल तो रहता ही नहीं है, कभी हाँ बिल्कुल नहीं है, शेड्यूल तो ऑफिस बिल्कुल बंद नहीं होने है। का भी समय नहीं, थाना बंद होने का भी समय नहीं, और नहीं होता ही नहीं है 24 घंटे खुला रहता है थाना तो। कभी भी बुला सकते यस हैं, यस। कभी भी। बस मैडम अब फाइनल में स्टूडेंट्स को टिप्स दे दीजिए मैडम कि किस टाइप से आगे अपना दिमागी तौर पर भी तैयार रहे, महिलाओं के लिए सब कुछ टिप्स। जैसे है ना, टिप्स मेरी ये है कि अपने टारगेट डिसाइड कीजिए कि मुझे इतने महीने मतलब 6 महीने अगर आपने तैयारी शुरू की है तो कि मुझे 6 महीने में अपना सिलेबस कवर करना है। 2 घंटे मेरे करंट अफेयर्स के या 1 घंटा रोज़ करंट अफेयर्स के करने के अलावा मैं इतना समय अपनी स्टडी को दूंगी। और मेरी एक मतलब सजेशन है कि आप शुरुआत के 6-8 महीने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट में ही पढ़ें, मतलब अपने जो हार्ड कॉपी में पढ़ें। ये जो यूट्यूब पे मतलब वीडियोस है, कोई किसी ने एक वीडियो डाल दिया, इन वीडियोस से कुछ नहीं होना है। पहले आप अपनी जो आप नींव है अपनी नींव मजबूत कीजिए, उसके बाद में फिर आप कितनी भी सजावट करते रहिए, ये तो सब आपको प्लस पॉइंट हो जाएंगे। तो मतलब ये ऐसे कुछ मोटिवेशन वीडियो देख सकते हैं आप कभी कभी जब आप डिमोटिवेट हो, लेकिन आपकी स्टडी के शुरुआत में 6-8 महीने जब तक आप बेस आपका बहुत अच्छा नहीं हो जाए तब तक आप मतलब कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूट्यूब सबसे ही दूर रहें जितना ज़्यादा हो सके। जितना ज़्यादा हो सके आप उतनी अच्छी अपने इसमें टारगेट बना करके कि मुझे इतने समय में ये सब्जेक्ट करना है, इतने समय में ये सब्जेक्ट करना है, उसके इतने रिवीजन मेरे हो जाने चाहिए। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब आजकल क्या है, बहुत सारे लोग मतलब लगे हैं मैंने ये 2 घंटे इसमें ये वीडियो देख लिया, 1 घंटे इसका वीडियो देख लिया और हाथ कुछ भी नहीं लगता है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं आप वैसे ही पढ़ पाते हैं तो आप एक नोट बनाते जाइए, नोट्स बनाते जाइए उनके साथ साथ, आपके पास कुछ तो रहे कम से कम कि भैया मैं रिवीजन करूँ। आप बताइए उसने रिवीजन पढ़ाया आपको 1 घंटे में, 1 घंटे में जो उन्होंने एक्सप्लेन किया उसको आप हो सकता था कि आधे घंटे में पढ़ लेते, और आधे घंटे का चीज़ है वो उसको आप 1 घंटे में पढ़ रहे हैं और फिर जब आपको रिवीजन करना है तो फिर 1 घंटे का वीडियो देखेंगे, ये तो कितना यूजलेस है। एक तो मतलब आपने उस आधे घंटे की चीज़ के लिए 2 घंटे दे दिए। तो उसी ये मेरी एक टिप है, मतलब टारगेट बनाइए डेली के, मंथ के, और उसके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। तो फ्रेंड्स मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, मैडम ने थैंक यू मुझे इतना सुनने के लिए भी। अरे नहीं मैडम, आप तो सब हाँ नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखने लायक है, मतलब आपको तैयारी, क्योंकि अपना समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो 2-3 साल मेरे हिसाब से शुरुआत में जब आप तैयारी करते हैं तो 1-2 साल 2-3 साल जो होते हैं उसमें आप बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उसके बाद में आपका मन थोड़ा सा उचट सा जाता है, तो इसलिए मतलब इधर उधर बहकने की बजाय आड़े टेढ़े रास्ते पे ऐसे घूम घूम के आप जब अपनी जगह पे जाएं, उसके बजाय एक स्ट्रेट पाथ आप डिसाइड करें कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सिलेबस सामने रखें, क्वेश्चन पेपर सामने रखें और उसके हिसाब से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो पूछ रहे हैं हम उसी हिसाब से पढ़ें ना। क्या मतलब हम यहाँ वहाँ की 100 चीज़ें पढ़ें, सही है मैडम, सही है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, क्या मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ऐसे वैल्यूबल समय दिया। तो फ्रेंड्स पढ़ते रहिएगा। जय हिंद। थैंक यू मैडम।